हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर। और आज भी हम कवर करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉब्लम प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएं उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जितने भी वीडियोज़ आप हमारे चैनल की तरफ से देखेंगे, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो नाउ. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can call us to join our online classes. If you want any particular video on any particular topic, please do mention in comments. Let us start the video now. In Shakespeare study, I'm not giving much introduction of Shakespeare today. This has been done in many of my videos. If anybody wants the link to Shakespeare's playlist, they can ask in comments. In Shakespeare studies, the problem plays are three plays that William Shakespeare wrote between the late 1590s and the first year of 17th century, and these include All Is Well That Ends Well, Measure for Measure, and Troilus and Cressida. सबसे पहले जानते हैं ये टर्म कॉइन किसने की थी. द टर्म वॉज कॉइन बाय क्रिटिक F.S. बॉस इन शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर्स 1896. तो जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको ध्यान से देखिए. कोई भी इनपुट इस वीडियो का आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये टर्म किसने कॉइन की थी, कौन सी बुक में कॉइन की थी, कौन से ईयर में कॉइन की थी, एंड सो. सो प्लीज़ डू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. सबसे पहले जानते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम प्लेस क्या होते हैं. इन दीज प्लेस, प्रॉब्लम प्लेस, द सिचुएशन फेस बाय द प्रोटैगनिस्ट इज पुट फॉरवर्ड बाय द ऑथर as a representative instance of the contemporary social problem. तो इनको प्रॉब्लम प्लेस एक्चुअली कहा ही इसलिए जाता है कि जो भी प्रोटैगनिस्ट की प्रॉब्लम होती है वो जनरली उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के मेजॉरिटी ऑफ लोगों की भी प्रॉब्लम होती है. सो इन द प्रॉब्लम प्लेस देयर आर नॉट द हैप्पी एंडिंग्स दैट वन वुड एक्सपेक्ट इन अ कॉमेडी, नॉट द ट्रैजिक इफेक्ट वन वुड एक्सपेक्ट इन अ ट्रेजेडी. तो you can say it is a midway between comedy and tragedy basically. सबसे पहले जानेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जो कि 1741 में इसकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी. इट इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो 1623, where it is listed among the comedies, but there is a debate regarding the dating and regarding the category of it. Many people call it the problem plays and many call it comedy plays, but this is generally considered to be part of these three problem plays. So there is a debate regarding the dating of the composition as well, and the possible dates ranges from 1598 to 1608. लेट अस अंडरस्टैंड द प्लॉट इन ब्रीफ. हेलेन नाम की एक गर्ल है जो कि हील करती है किंग ऑफ फ्रांस को, और किंग ऑफ फ्रांस उसको परमिशन देता है टू मैरी बर्ट्रम, द मैन शी लव्स, द मैन ऑफ हर चॉइस. बट बर्ट्रम रिजेक्ट कर देता है उसका लव एंड गिव्स हर अ लिस्ट ऑफ टास्क कि ये सब काम करने हैं इफ़ यू वांट टू हैव मी. सो gives her a list of tasks that she must do to have him acknowledge their marriage. So she follows him to Italy, completes all the tasks, and Bertram accepts her as his wife. The next one, Measure for Measure. Measure for Measure, मोस्ट प्रोबेबली 1604 में फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी इसकी. इट इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बिन रिटन इन 1603 और 1604 पब्लिश्ड उसी फर्स्ट फोलियो में हुआ था 1623 के. तो दिस प्ले सेंटर्स अराउंड द फेट ऑफ क्लॉडियो. क्लॉडियो के आसपास ये प्ले घूमता है. क्लॉडियो नाम का कैरेक्टर अरेस्ट किया जाता है बाय लॉर्ड एंजेलो, द टेम्पररी लीडर ऑफ वियना. लॉर्ड एंजेलो एट प्रेजेंट टेम्पररी लीडर है वियना के और क्लॉडियो को अरेस्ट कर लेते हैं. एंजेलो इज लेफ्ट इन चार्ज बाय द ड्यूक हु प्रिटेंड्स टू लीव टाउन बट इंस्टेड ड्रेसेस एज अ फ्रायर टू ऑब्जर्व द गोइंग ऑन इन हिज एब्सेंस. तो यहाँ के जो ड्यूक हैं वियना के, ये छोड़कर चले गए हैं इन चार्ज ऑफ एंजेलो, और वो ड्यूक एक्चुअल में गए नहीं है, वो फ्रायर की फॉर्म में यहीं घूमते रहते हैं ये देखने के लिए कि मेरी एब्सेंस में मेरे राज्य में क्या चल रहा है. The Duke leaves Angelo in charge of Vienna, where he quickly condemns Claudio to death for his immoral behavior. Angelo offers to pardon Claudio if his sister Isabella, तो Angelo offer भी करता है कि Claudio को माफ़ कर देगा if your sister is ready to sleep with me.
सो ही ऑफर्स इज़ाबेला टू स्लीप विद हिम. इज़ाबेला अग्री भी कर जाती है, बट बड़े ही विटी तरीके से वो अपने आप को रिप्लेस कर देती है विद एंजेलोस फियांसी. सो इज़ाबेला agrees but has Angelo's fiancé switch places with her. Duke is seeing all these happenings in his absence, not real absence, but he is moving here and there in form of a friar. So the Duke returns back to his स्टेट, बैक टू हिज कंट्री. और उसके बाद ड्यूक देखता है कि सब कुछ कितना गलत हो रहा है यहाँ पर. ही फॉरगिव्स क्लॉडियो, ही पनिशेस एंजेलो एंड ही प्रपोजेस टू इज़ाबेला. द नेक्स्ट वन इज़ ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा. 1604 में ही ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था. It is believed to have been written in 1602, but the date is not sure. The play ends on a very bleak note, very rough note, that the major noble Trojan character Hector has died. And with the death of Hector, we also see the destruction of the love between Troilus and Cressida. You must have read about Iliad and the Trojan War. This love story revolves around the same war. Trojan prince Troilus falls in love with Cressida as the war is going on around them. And after being lovers and after wanting to be faithful, Cressida is sent to Greek camp. उस टाइम पर ऐसा होता था कि नहीं, यहाँ की कैंप की लड़कियाँ दूसरे कैंप में भेजी जाती थी. अगर कुछ भी गलत होता था, किसी का कोई सैनिक मर गया, उसके बदले में अपनी लड़कियाँ भेजते थे वहाँ पर एंड ऑल दैट. इसी तरीके की स्टोरी इलियड में भी फॉलो करती है, जब दो गर्ल्स की वजह से एगेमेमनॉन और अकिलेस की लड़ाई हो जाती है. और इसी तरीके से क्रेसीडा को भेजा जाता है ग्रीक कैंप में. एंड ग्रीक कैंप में शी एडजस्ट्स herself very easily and she agrees to see another man and she forgets all the vows that she has taken with Troilus. So Troilus ये सब कुछ नोट करता है, देखता है क्रेसीडा की अनफेथफुलनेस को, and just to show that he also exists, to show that he is also a prince, he vows to put more efforts into the war. तो अपने एंगर को, अपने गुस्से को वो वॉर की तरफ शिफ्ट कर लेता है. द प्ले एंड्स आफ्टर फर्दर डेथ्स ऑन बोथ साइड्स एंड फाइनली देर इज़ नो रेजोल्यूशन इन साइट. तो वॉर्स जैसी चीज़ों का तो जनरली कोई रेजोल्यूशन निकलता ही नहीं है, चाहे वो दो कंट्रीज़ की वॉर हो या दो लोगों की. So I end this video here only, and you can contact us at the given number to join our online classes, and click on this link as well to watch the MCQ related to all the problem plays. Please do not forget to share and subscribe the channel, and best of luck for your exams.